यस ट्वेल्थ क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार हम सिलेबस के नेक्स्ट पड़ाव की ओर यानी नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। आज से लास्ट टाइम अपनी बात हुई कि हम लोग एक पड़ाव खत्म कर चुके हैं जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको कवर अप करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया। बीच में एक फिलर है यार, ईएम वेव्स। अब ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से भी रिलेटेड है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बातें आ रही हैं। और वेव है तो आगे ऑप्टिक्स में वेव्स के बारे में पढ़ना है, उससे भी रिलेटेड है ही है। तो ईएम वेव छोटा सा चैप्टर, उसको भी उम्मीद है कर लिया होगा आपने। अगली बात बेटा ऑप्टिक्स। अब आपको इतना तो क्लियर ही होगा, 10th क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उसी की एक्सटेंशन है। नई बातें भी आएंगी, तभी हमने बोला उसी की क्या है, एक्सटेंशन है। सीबीएसई का सिलेबस का जो पैटर्न ये है कि जो चीजें आप 9th में पढ़ते हो बेटा, वो डिटेल में 11th में आती हैं साइंस में, और जो चीजें आप 10th में पढ़ते हो वो डिटेल में फिर 12th क्लास में आती हैं। तो 10th में आपने लाइट के बारे में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ी हुई है, रिफ्रैक्शन पढ़ी हुई है, डिस्पर्जन भी पढ़ी हुई है। बेस थोड़ा सा आपका बना ही हुआ है, उसी को अब थोड़ा डिटेल में एक्सटेंड करते हुए 12th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। थोड़ी सी सिलेबस की रिडक्शन है, वो भी आपको बीच में ही डिस्कशन के दौरान बता दी जाएगी। आज बेटा आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आज का और कल का कंटिन्यूस आएंगे, उसके बाद फिर डाउट्स वाउट्स तक हम पहुंचेंगे। तो 2 लेक्चर कंटिन्यूस हैं, एक आज का और एक कल का। आज का लेक्चर हम वही 1 घंटे का करीब कहीं रखेंगे, 5 मिनट ऊपर हो सकता है, 5-7 मिनट नीचे भी हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट यार ऑप्टिक्स। अच्छा ये नाम छोटा सा है लेकिन यूनिट बहुत बड़ी है। ये जो इससे पिछले चैप्टर होते थे ना, उनके नाम बड़े बड़े होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड वहां तक लंबा खींच जाता था लिखने में, या EMIAC शॉर्ट करके भी लिखते थे तो भी इससे बड़ा बनता था। अब इसका नाम बड़ा छोटा सा भाई, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर ना बोलें इसको, एक बिग यूनिट बोलते हैं। सीबीएसई के हिसाब से 16 नंबर में है ये, 16 मार्क्स। तो 16 नंबर में से ये लगा लो, इस चैप्टर में से आएगा 16 नंबर का, इस चैप्टर में से आएगा, इस यूनिट में से आएगा, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब जैसा कि बेटा आप जानते होंगे, ऑप्टिक्स है क्या चीज? इट इज स्टडी ऑफ लाइट। बार बार मैं बोलता हूं, आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है बेटा जी। दूसरे नंबर पर फिर ऑप्टिक्स है। तीसरे नंबर पर एक आती है मॉडर्न फिजिक्स, बोलते हैं उसको, आधुनिक भौतिक विज्ञान, मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है जी। अगर इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखें तो ये 4 पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो आप पढ़ रहे थे अभी तक सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। हाँ, सीबीएसई के हिसाब से देखें, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखें तो उसमें यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ओवरऑल बेटा ये मोटी बात ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मॉडर्न आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी, ऑप्टिक्स हो गई, तो ये वैसे ही निकल जाएंगे। ये पहाड़ है ऑप्टिक्स का, ये पार करना है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ये पहाड़ करते ही मंजिल दिखनी शुरू हो जाएगी, और ये दोनों कर लिए तो मंजिल तक हम पहुंच ही जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट यार ऑप्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात को खींचते नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में 1 घंटा लग जाएगा। आज इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह करते करते 1 घंटा लग जाएगा। तो ऑप्टिक्स बेटा, व्हाट इज ऑप्टिक्स? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एक शाखा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच WHICH which deals with light and related
फिनोमेना। अब लाइट और इससे रिलेटेड जो भी पढ़ना होगा, लाइट क्या करती है, कौन कौन से फिनोमेना करती है, वो सब किसके अंडर आ जाएगा यार, ऑप्टिक्स के अंडर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ऑप्टिक्स जो है वहां तक बाद में पहुंचते हैं, पहले किसकी बात करते हैं यार, लाइट की बात करते हैं। यार लाइट एक वेव है, ठीक है जी। अब वेव दो टाइप की होती हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब ये किस टाइप की है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है, जिसको हम ईएम वेव भी कहते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आप यार लास्ट अभी 2 दिन पहले ईएम वेव्स की पढ़ कर आ रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी आ जाएंगी, लाइट की भी आ जाएंगी। ईएम वेव्स बहुत तरह की होती हैं, ईएम वेव्स बहुत तरह की होती है, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ा आपने। अब बेटा पूरा स्पेक्ट्रम छोड़कर उसका जो विजिबल पार्ट पढ़ रहे हो अगर आप, तो आप बेसिकली किस पे हो, लाइट पे हो। जो प्रॉपर्टीज लाइट की स्टडी करोगे वो सारी लगभग ईएम वेव्स के साथ भी होती हैं, जो ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी स्टडी करोगे वो लाइट के साथ भी हैं ही। फिर बस इतना है कि जो लाइट है, लाइट सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पार्ट को कहते हैं जो हमें विजिबल इफेक्ट देता है, मतलब जिसको हम, जिसके हिसाब से हम विजन क्रिएट करते हैं या दिखता है, उसको हम क्या कह देते हैं, लाइट कह देते हैं, विजिबल पोर्शन जो है। बाकी प्रॉपर्टीज लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली ही हैं, क्योंकि ईएम वेव ही है बेसिकली, या ईएम वेव्स बाकी भी लाइट जैसी ही प्रॉपर्टीज शो करती हैं, बस विजिबल इफेक्ट सिर्फ किसने, अब जैसे इंफ्रारेड रेज है, सन से 3 तरह की रेज आ रही हैं, पता है आपको, एक इंफ्रारेड है, एक विजिबल पोर्शन है, अल्ट्रावायलेट है। अब अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड, इनकी प्रॉपर्टीज तो लगभग क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन इंफ्रारेड आपको विजन नहीं देगी, अल्ट्रावायलेट आपको विजन नहीं देगी। कुछ चीजें एनर्जी फर्क होने के कारण कुछ प्रॉपर्टीज अलग भी हो जाती हैं, लेकिन बेसिकली ओवरऑल मोटे तौर पर लाइट ईएम वेव ही है। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज सारी की सारी जो स्टडी की हैं वो लाइट के लिए लागू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब हम जो ईएम वेव का स्पेक्ट्रम था ना, उसका सिर्फ विजिबल रीजन ही स्टडी कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद करो, हमने मोटे तौर पर 10⁻14 to 15 हर्ट्ज बोली थी, या इसकी वेवलेंथ रेंज वो भी याद करो। मैंने बोला था क्या याद कर लेनी है, 400 से 700 नैनोमीटर। अब ये कुछ चीजें है ना, ये वैसे टिप्स पर होनी चाहिए कि जी लाइट पढ़ रहे हो तो लाइट की जो वेवलेंथ, ईएम वेव का स्पेक्ट्रम ही है, और कौन सा रीजन है ये, 14 to 15 हर्ट्ज वाला, ये 400 से 700 नैनोमीटर वाला। ओके जी। ऊपर से आपको ये भी पता है कि इसको भी डिवाइड कर दो तो इसके अंदर भी 7 अलग अलग वेवलेंथ होंगी। सबसे कम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर के आसपास वॉलेट की है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास रेड की है। 700 नैनोमीटर से ऊपर चले जाओगे तो इंफ्रारेड, 400 नैनोमीटर से नीचे आ जाओगे तो अल्ट्रावायलेट। तो जी स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें विजन देता है, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, लाइट। ओके। अब एक और बात अगर मैं बात करता हूं लाइट के बारे में, तो बेटा कहते हैं लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कैसा नेचर है इसका, ड्यूअल नेचर है, तो वेव, बेसिकली वेव ही है, लेकिन अब स्टडी कहती है कि इट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल मतलब डबल, ड्यूअल वर्ड कहां से आ गया, डबल से। अब ड्यूअल नेचर का मतलब, अभी ड्यूअल नेचर की अगर मैं बात करूं तो लाइट जो है ना यार, वेव तो है ही है यार,
तो उसका वेव नेचर, वेव की तरह बिहेव करना, उसकी फ्रीक्वेंसी होना, वेवलेंथ होना, ओके, फेस होना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या फेस की बात करना। अब वेव होगी तो आगे प्रोपेगेट भी करेगी, उसकी स्पीड का होना, ओके, या फिर उसका कुछ एम्पलीट्यूड होना, वेव का कुछ, हर वेव का अपना अपना क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, उसकी कुछ इक्वेशन होना। अब किसी भी वेव की इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स टाइप होती है। अच्छा, पिछले चैप्टर में आप EM वेव पढ़ रहे हो, EM वेव की इक्वेशन किस टाइप की थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख दो तो वो है E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, यहाँ x नहीं आ सकता, उधर x आ गया तो ये y मान लो, ये z मान लो, B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, फेस है, स्पीड है, एम्पलीट्यूड है, इक्वेशन है, सब है। उसके बाद अगर ये वेव है तो वेव्स जो जो बेटा फिनोमेना करती हैं सब लाइट नहीं करना है। कौन कौन से फिनोमेना कीजिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन है, फिर एक डिस्पर्जन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो ये सारे फिनोमिना लाइट द्वारा किए जाने हैं बिकॉज इट इज अ वेव, ओके। अब इसके अलावा भी कई फिनोमिना है जो वेव्स करती हैं। आपने 11th क्लास में अगर पढ़ा हो तो 11th क्लास में ना एक दो और कंसेप्ट आपको बताए थे। एक आया था इंटरफेरेंस, थोड़ा सा बताया था 12th में डिटेल में, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या एक और भी थोड़ा सा बताया था, ज्यादा डिटेल में हमने बोला, ये 12th में ही आते हैं। तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, अगर नहीं पता, नहीं याद, तो इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल हम कह रहे हैं कि वेव होने के कारण लाइट क्या क्या करती है वो सब स्टडी करना पड़ सकता है क्योंकि वेव है। तो बेटा दीज आर द वेव फिनोमिनास, दीज आर द वेव फिनोमिनास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, हर तरह की वेव्स ये करती हैं। ये भी वेव फिनोमिना ही है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, नए नए नाम है भाई, अब आते रहेंगे। पोलराइजेशन, ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो ये सब वेव्स करती है, लाइट भी करती है। अब क्योंकि ये सब लाइट द्वारा हो रहा है तो क्लियर है कि लाइट इज अ वेव। लेकिन बेटा कुछ नेचर में ऐसे फिनोमिना भी हैं जो लाइट द्वारा या लाइट जैसी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा किए जा रहे हैं, या नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिना भी ऑब्जर्व हुए जो लाइट करती है लेकिन वो लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं हो पाते। फिर से सुनो, हमने बोला लाइट रिफ्लेक्शन करती है तो करनी है क्योंकि वो वेव है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाइट द्वारा रिफ्रैक्शन भी होती है, डिस्पर्जन भी होती है, स्कैटरिंग भी होती है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश हैं, हाँ हाँ होगा ही। क्यों? क्योंकि वेव है, सारी वेव्स करती हैं तो लाइट भी करेगी करेगी। लेकिन नेचर में कुछ फिनोमेना लाइट द्वारा किए हुए ऐसे आ गए जो कि वेव्स नहीं कर सकती या वेव्स द्वारा नहीं किए जाते। आपने पढ़ा होगा यार, आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब और भी कई होते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट होता है एक, ठीक है जी, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन शायद ना पढ़ा हो आपने। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़े ही है ना केमिस्ट्री में,
कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट किसी मेटल सरफेस पर डाल दी जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। अब यार लाइट आए, किसी चीज से टकराए और उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, ये किसी वेव द्वारा नहीं हो सकता। यानी लाइट को वेव मान लो तो ये चल जाएगा, यार रिफ्लेक्शन हो रही है बहुत बढ़िया, रिफ्रैक्शन हो रही है बहुत बढ़िया, डिस्पर्जन हो रही है बहुत बढ़िया, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन चल जाएगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा फिनोमेना लाइट को वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं होता। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, कई चीजें सोची, हमें बता दी, हमने आपको बता दी कि जो लाइट होती है ना, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। सुनी हुई सुनाई बातें होंगी, हम उनको सीक्वेंस में ले लेंगे +2 की फिजिक्स में। बाकी आपने पढ़ा होगा, सुनी सुनाई बातें होंगी तो आपने पढ़ा होगा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, या आपने ये भी पढ़ा होगा कि जी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं, या फिर जिसको फोटोन कहते हैं। सुना होगा भाई, ये फोटोन भी सुना होगा यार। तो कुछ फिनोमिना, इसके अलावा भी बहुत बातें हैं, ऐसे आ गए जो वेव से एक्सप्लेन नहीं होते। अगर हम लाइट को वेव मान लें तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो एक्सप्लेन नहीं होते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव मानकर एक्सप्लेन नहीं होता। तो भैया स्टडी कहती है कि लाइट आल्सो ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया, फोटोन। उन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा, फोटोन। भाई जो छोटे मोटे पार्टिकल होते हैं ना, ये ओन है ना, ओन, इनका सरनेम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, चार्ज वार्ज है, ओन तो सरनेम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है, सरनेम उसका ऑन है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो था ही, उसके साथ ऑन लगा दिया सरनेम, न्यूट्रॉन। ऐसे भैया फोटो, फोटो लाइट से आया, फोटोग्राफ, जो लाइट से, लाइट की हेल्प से जो ग्राफ बन जाए भैया फोटोग्राफ। तो लाइट की इन्वॉल्वमेंट है ना उसमें। फोटोमेट्री, स्टडी ऑफ लाइट क्या होती है, फोटोमेट्री कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट की हेल्प से जो सिंथेसिस हो रही है, वो जो पेड़ पौधे अपना कहते हैं खाना बनाते हैं अपने आप विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो इन सब में फोटो 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 वर्ड है ना, फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफ, फोटोमेट्री। अब फोटो तो लाइट से आना था, साथ में सरनेम लगा दिया पार्टिकल का, ऑन, तो क्या बन गया, फोटोन बन गया। तो फोटोन उस पार्टिकल का नाम है। हम कहां पर थे भाई, फैलने लग गए शायद ज्यादा, कि जो लाइट है कहते हैं उसका ड्यूल कैरेक्टर है, ड्यूल, डबल कैरेक्टर। बहुत से फिनोमेना वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना भी नेचर में आ गए जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते। फिर लोगों ने देखा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, फिर उन्होंने कहा कि यार लाइट वेव की तरह नहीं, कभी कभी पार्टिकल्स की तरह भी वेव करती है, और पार्टिकल्स का नाम फिर क्या रख दिया गया, फोटोन रख दिया गया। सो पॉइंट ये है, लाइट हैज ड्यूल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर जी। तो इसका वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ड्यूल का मतलब ये नहीं है कि एक ही वक्त पे दोनों नेचर स्टडी करने लग जाओ कि लेवी लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है। यार एक वक्त पे एक की बात होनी चाहिए, एक वक्त पे एक बात होती है कि अगर आप वेव स्टडी कर रहे हो तो उसको वेव ही मानोगे। ये नहीं कि भैया ये वेव भी जा रही है और ये पार्टिकल भी जा रही है, वेव भी जा रही है पार्टिकल भी जा रहे हैं ना। एक वक्त पे एक ही बात करनी होती है। हाँ, ड्यूल नेचर है, कुछ फिनोमेना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमेना है फिर वो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं। तो कहते हैं लाइट हैज
ड्यूअल नेचर, लाइट ही नहीं, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे एक्सरे हो, जो भी हैं यार, इन सब का ड्यूअल नेचर है। वेव्स की तरह बिहेव करती ही हैं, पार्टिकल्स की तरह भी करती हैं। फिलहाल हम लाइट पर हैं तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, अदरवाइज और भी कोई वेव होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम में से और भी कोई दूसरे टाइप की वेव ले लो, मान लो इंफ्रारेड ले लो या अल्ट्रावायलेट ले लो, तो उसका भी यार वेव नेचर है, उसकी भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होनी है, उसका पार्टिकल नेचर भी है। अब अगली बात, अगर बेटा मैंने ऑप्टिक्स लिखा है तो मैं सिर्फ क्या स्टडी कर रहा हूं, वेव नेचर स्टडी कर रहा हूं। ओके, पार्टिकल नेचर भी सिलेबस में है, पढ़ लेना है। मैंने अभी यहां पे कैटेगराइजेशन की है कि ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स आनी है। यार अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो मतलब आप वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसका स्पेशल लाइट वाला पार्ट ही देख रहे हैं, तो अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो आप इसको वेव मानकर चलोगे, वेव नेचर स्टडी कर रहे हो। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में चले गए तो मतलब आप इन्हीं का पार्टिकल नेचर स्टडी कर रहे हो। अब मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो चीजें बाद में आई। अब जो फिजिक्स को ना दो भागों में बांट देते हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स, एक है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे म्यूजिक नहीं होता क्लासिकल म्यूजिक, और एक हो गया मॉडर्न म्यूजिक। क्लासिकल वही पुराना वाला सितार वगैरह, वो क्लासिकल म्यूजिक हो गया, सितार तबला ये सब पुरानी बातें। और जो नए आ गए गिटार विटार, ये मॉडर्न हो गया। ऐसी भाई जो फिनोमेना पहले डेवलप हो गए वो क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, जो फिनोमेना थोड़े बाद में आए वो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। अब ये पार्टिकल नेचर वगैरह ये सब बातें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ बाद के फिनोमेनास हैं, इसलिए इनको सबको मॉडर्न फिजिक्स में डाला जाता है। अब बाद में क्या, अभी भी आज की डेट में तो इनको भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जो बहुत पुरानी बातें हैं वो क्लासिकल है, जो नई वाली बातें हैं वो किस में आ जाती हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती हैं जी आपकी। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स में हमने पार्टिकल नेचर स्टडी करना है। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो मतलब वेव वाला पार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉरी लाइट का वेव नेचर पढ़ रहे हो। जब हम मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे बेटा, तब हम लाइट नहीं यूज करेंगे वर्ड, तब सारी की वेव्स की बात कर लेंगे, सारी की सारी ईएम वेव्स की बात करेंगे, जो मर्जी हो, एनी टाइप ऑफ वेव। मैंने बोला है एनी टाइप ऑफ ईएम वेव का ड्यूअल नेचर होता है, वेव भी एज वेल एज पार्टिकल भी। कोई मर्जी ईएम वेव हो उसका ड्यूअल नेचर है, ठीक है, वेव और पार्टिकल। जब मैं वेव नेचर स्टडी कर रहा हूं तो मैं हर तरह की वेव नहीं, सिर्फ उसका विजुअल पार्ट देख रहा हूं, यानी ऑप्टिक्स पे हूं। और जब मैं पार्टिकल नेचर स्टडी कर रहा हूंगा तब लाइट के साथ साथ दूसरी वेव्स की भी बातें शुरू हो जाएंगी अपनी। सो अभी तक की बात ये, लाइट का कैसा नेचर है भाई, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल यानी वेव एज वेल एज पार्टिकल। पार्टिकल नेचर भी हम स्टडी करेंगे, उसमें लाइट नहीं, उसमें बस उसको ईएम वेव बोलेंगे या सिर्फ वेव बोलेंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। ये क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इस पे नहीं जा रहे, यानी अभी हम सिर्फ किस पे हैं, वेव नेचर पर है, लाइट के वेव नेचर पर है, यानी फोटोन वोटोन अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ड्यूअल नेचर है, लेकिन अभी हम सिर्फ कौन सा नेचर पढ़ेंगे, वेव नेचर। वो हमें पता ही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन हमने उस ईएम वेव का सिर्फ कौन सा पार्ट पढ़ना है, अभी विजिबल वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। इक्वेशन की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये जो इक्वेशन वाला पार्ट था वो हम पढ़े कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स में, ठीक है। तो फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी बहुत देर बाद आएगी, मॉडर्न फिजिक्स भी खैर देर तो अभी लगेगी, पार्टिकल नेचर अभी हम स्टडी नहीं कर रहे। तो अभी फिलहाल हम लाइट को एज अ वेव मानकर चलेंगे, यानी हम मान के चल रहे हैं कि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लाइट की बात करने जा रहे हैं। और जो लाइट है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने आपको बताई दी, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, वो भी हमें क्लियर होनी ही चाहिए। तो यार अगर हम ऑप्टिक्स को आगे स्टडी करना शुरू कर ही चुके हैं कि जी हम तो ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स को यार स्टडी के दौरान, ताकि हमारी स्टडी इजी रहे, हम इसको दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं। एक जिसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, और दूसरा बेटा जिसको हमने बोलना है वेव ऑप्टिक्स। एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। अब ये क्या चक्कर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का? भैया चक्कर बड़ा तगड़ा है। पहली बात तो ये इतनी बड़ी यूनिट है कि इसको देख देख के डर लगता रहता है कि यार ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स 16 नंबर की कैसे करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे, ये है वो है। तो आप क्या करो कि मानो ही मत कि ये एक यूनिट है, मान लो कि 2 यूनिट है, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। आधा आधा कर लो कि आधी रे ऑप्टिक्स है 8 नंबर की, वो 8 नंबर की वेव ऑप्टिक्स है, ऐसे मान लो, ठीक है जी। तो आपकी टेंशन वैसे खत्म हो जाएगी कि आप ये मत सोचो कि रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स इकट्ठी करनी है। आप रे अलग करो, वेव अलग करो। तो रे ऑप्टिक्स अपने आप में एक अलग यूनिट है, ये अपने आप में एक अलग यूनिट है, दोनों मिल जाए क्योंकि दोनों में लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑप्टिक्स तो ठीक है हो ही गई। तो इसको मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। स्टडी भी हमने इसको ऐसे करना है, पहले हम रे करेंगे फिर हम वेव करेंगे। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का क्या चक्कर है यार? लाइट जो है ना बेसिकली तो वेव है, ठीक है, बेसिकली वेव है। अब वेव है तो हर तरह के फिनोमिना करती है, लेकिन बेटा कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिसमें हम मान सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ अ रे। वैसे भी बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हो, यही पढ़ाया तुम्हें बचपन से कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट कि वो टेबल पे मोमबत्ती लगा लो जी, उसके आगे कार्डबोर्ड रख लो, उसमें छेद कर लो, और उसके आगे फिर एक और कार्डबोर्ड रख लो, उसमें भी छेद कर लो, देखो तुम्हें मोमबत्ती दिखेगी अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो मोमबत्ती नहीं दिखेगी। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मानते हैं भाई। लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे 12वीं कक्षा में कि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, कभी कभी लाइट बेंड भी कर जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, एजेस पे बेंड कर जाती है। अब उस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, कई ऐसे फिनोमेना हैं जैसे पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, वो इस बात को मानते हुए नहीं एक्सप्लेन होंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर तो बेसिक सी बात है ना, रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, डिस्पर्जन स्टडी करना है, स्कैटरिंग स्टडी करना है, तो यार हम मान के चलते हैं, वी एज्यूम दैट ये जो वर्ड है ना लाइट, सॉरी सेंटेंस जो है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एजम्पशन है हमारी, एजम्पशन है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑप्टिक्स में कि यार जरूरी नहीं है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। मैंने बोला लाइट एजेस पे बेंड कर जाती है, उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। हां, कुछ स्पेशल कंडीशंस के दौरान
कि अगर मान ले छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दें तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मान भी सकते हैं। तो जब तक सिचुएशन ऐसी है बेटा, जब तक सिचुएशन ऐसी है, वो क्या सिचुएशन है वो तो जब घुसेंगे इसके अंदर तब पता लगेगा। तो जब तक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तब तक हम उसको रे के फॉर्म में ट्रेवल करती हुई मान लेते हैं या दिखा देते हैं। तो अगर आप एज्यूम कर चुके हो, ये एजम्पशन है मेरे भाई, अगर आप एज्यूम कर चुके हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप ये एज्यूम कर चुके हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप उसको क्या मान लोगे? रे के फॉर्म में ट्रेवल हो रही है जी, तो क्या बन जाएगी? रे ऑप्टिक्स बन जाएगी जी। अगर आपने रिफ्लेक्शन स्टडी करनी है, रिफ्रैक्शन स्टडी करनी है, डिस्पर्जन करनी है, स्कैटरिंग करनी है, यहां पर मान लिया जाता है, चल जाता है, मतलब एजम्पशन में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें फिर हम उसको स्ट्रेट लाइन यानी कि रे के फॉर्म में शो कर देते हैं, और उसके अंदर जो भी आ रहा है वो सारा का सारा किसके अंदर आ गया? रे ऑप्टिक्स के अंदर आ गया। तो मतलब रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है या वो शाखा है जिसमें हम ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स को इग्नोर करते हुए ये मान के चल रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेज। ये जो फिनोमेना है नीले वाले, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये किस में आ जाएंगे? आपके रे ऑप्टिक्स में आ जाएंगे। रिफ्लेक्शन यानी मिरर्स, मिरर स्टडी कर रहे हो। रिफ्रैक्शन यानी लेंसेज, प्रिज्म वगैरह स्टडी कर रहे हो, तो उसमें मान लेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो सब किसके अंदर आएगा? रे ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। लेकिन कुछ फिनोमेना जैसे आपको लिखा हुआ है इंटरफेरेंस, दो वेव्स का मिक्स हो जाना और एक तीसरी वेव को जन्म देना, ये इंटरफेरेंस है। आपने 11th क्लास में इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, याद करो। वो जो स्टेशनरी वेव्स पढ़ते थे, तो स्टेशनरी वेव्स में भी यही है, दो वेव्स आके मिल जाती हैं, एक तीसरी वेव को जन्म देती हैं, वो बेसिकली इंटरफेरेंस ही है वहां पर। या आपने बीट्स पढ़ा कि दो थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स आपस में मिक्स हो जाएं तो बीट फॉर्मेशन होती है, यार वो भी एक तरह से इंटरफेरेंस जैसी ही सिचुएशन हो जाती है। अब भाई अगर साउंड वेव कर सकती हैं, स्ट्रिंग में होने वाली वेव्स इंटरफेरेंस कर सकती हैं, यानी एक दूसरे में ओवरलैप होकर एक नई वेव को जन्म दे सकती हैं, तो भाई लाइट भी तो वेव है, वो भी तो कर सकती है, तो करेगी। लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है, दो लाइट वेव आती है, मिक्स होती है, एक नई वेव को जन्म देती हैं। लेकिन भाई ये जो दो वेव्स आई और एक नई वेव को जन्म दिया, ये हम स्ट्रेट लाइन मानकर नहीं स्टडी कर सकते। फिर हमें उसमें प्योर जाना पड़ेगा कि लाइट एक वेव है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू y1 y2 थी, दोनों मिक्स हुई, नई वेव बनी, तो वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनेगा। लाइट जाती है, टकरा कर वापस आ जाती है, लाइट जाती है, मीडियम चेंज हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये सब बातें तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में या रे के फॉर्म में ट्रेवल करते हो मान लोगे, चल जाएंगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसी बातें तो चल जाएंगी, मगर ये इंटरफेरेंस जैसी चीजें, डायफ्रैक्शन जैसी चीजें, पोलराइजेशन जैसी चीजें जो लाइट करती है और इसके फिनोमेना ऑब्जर्व भी होते हैं, ये रे मानकर तो नहीं होते। यानी कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएंगी जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जिसमें हमें ये एज्यूम नहीं करना या इस अजम्पशन से नहीं चलेगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें मानना पड़ेगा कि भैया लाइट जो है सो है, वेव है तो वेव ही है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ उसके हिसाब से है। तो अगर बेटा ज्यादा मतलब हमने ये एज्यूम नहीं किया, किसी ने बोल दिया कि ना भाई एज्यूम नहीं करना, प्योरली पढ़ो तब ये चीजें एक्सप्लेन होगी, तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। कहने का मतलब मैंने कैटेगराइजेशन कर दी हुई है। रे ऑप्टिक्स में आपने ये फिनोमेना पढ़ने, वही पुराने वाले रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग थोड़ी डिटेल में, और वेव ऑप्टिक्स में
कुछ नए फिनोमिना 11th में थोड़े बहुत पढ़े हैं, यहां बहुत डिटेल में आ जाएंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अब पोलराइजेशन मेरे ख्याल से सिलेबस में से उड़ा दिया, लेकिन करा देंगे यार, 1 या 2 लेक्चर लगाऊंगा, करा दूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में तो आएगा ही आएगा। सीबीएसई वालों ने उड़ा दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन अब आगे जेईबी का नीट के पेपर भी तो देने हैं ना, वो थोड़ी उड़ाएंगे। अगर उड़ा देंगे देखी जाएगी। हमने इसके 2 लेक्चर लगाने हैं, पोलराइजेशन समझा दूंगा बढ़िया से, इसमें से न्यूमेरिकल आते होते हैं, ओके। जब इस सिलेबस में था तो इसमें से गारंटेड न्यूमेरिकल होता था पोलराइजेशन में से, हम कर लेंगे इसको, ओके। वैसे बता दिया, वहां फिर बता दूंगा जब आएगा, बहुत देर में आएगा। अभी ये पोलराइजेशन अब सिलेबस में रखा, इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में पढ़ने पड़ेगा। तो मेन ये वेव ऑप्टिक्स है मेरे भाई, ओके। और ये क्या है, रे ऑप्टिक्स है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। तो ये सारी इंट्रोडक्शन ही थी भाई। हम लोग कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिक्स फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पहले इसलिए करा दी जाती है कि इसके फिनोमेना आप 10th क्लास में या उससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए हुए, उन्हीं को और डिटेल में लेकर हमने जाना है। वेव ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है भाई, उसमें फिनोमेना ही नहीं है, उसको समझने में दिक्कत आ जाएगी। दोनों के बारे में ये कि ये वाइड बहुत है, टॉपिक्स बहुत है इसमें, टॉपिक खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, बहुत टॉपिक है इसमें, लेकिन समझने में ठीक है, इजी है, समझ में लगते जाएंगे। इसमें टॉपिक गिने चुने 3 थे, 3 में से भी एक अगर उड़ जाए तो 2 ही बचे। टॉपिक इसमें 2 ही हैं, लेकिन ये समझने में बड़ी मुश्किल कर सकते हैं। मुश्किल क्या, नई चीज़ है ना, तो समझने में टाइम लग जाएगा। इसको रे ऑप्टिक्स करने में अगर 15 दिन लगते हैं तो भाई इसको करने में 7 दिन लगते हैं, नंबर बराबर। जितना का रे ऑप्टिक्स में से आ जाना है उतना का ही वेव ऑप्टिक्स में से आना है, नंबर लगभग इक्वल है। ये समझने में मुश्किल, अटेम्प्ट करने में आसान। एक बार समझ में लग गई उसके बाद तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा, क्योंकि टॉपिक ही बहुत कम होंगे इसमें। ये समझने में आसान, अटेम्प्ट करने में मुश्किल, क्योंकि इसके अंदर इतने टॉपिक होते हैं कि पता ही नहीं लगेगा किसको छोड़ना है किसको करना है। अब तो सीबीएसई ने कह दिया कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, जैसे इसमें रिफ्लेक्शन जो है वो सिलेबस में से उड़ा दिया है इन्होंने। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं, हम सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन में से करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। अगली हेडिंग डाल लो, रे ऑप्टिक्स। हाँ जी बेटा, तो यार अगली बात फिर रे ऑप्टिक्स। अगली बार से जो हेडिंग है ना अपनी, ऑप्टिक्स नहीं, इसको रे ऑप्टिक्स रखेंगे, क्योंकि हमने यार 2 पार्ट में बांट ही दिया इसको, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जब वेव ऑप्टिक्स आएगी वेव ऑप्टिक्स लिख देंगे, फिलहाल तो ऑप्टिक्स लिखा हुआ है, चलो रहने दो, बढ़िया लग रहा है। अगली बार से हेडिंग ही क्या लिखा करेंगे हम, रे ऑप्टिक्स। तो हमने क्या स्टार्ट किया मेरे भाई, रे ऑप्टिक्स। इतनी अपनी बात हो ही गई कि रे ऑप्टिक्स में हमने लाइट को क्या मान लिया, ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रे। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट एनर्जी किस तरह प्रोपेगेट कर रही है, तो रे के फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट कर देते होते हैं। ये होगी अपनी भैया लाइट रे। एरो जिस तरफ होता है उस तरफ वेव एनर्जी जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स पता ही है तुम्हें कि हमने एज्यूम कर लिया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी एजम्पशन हो गई कि जी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ज्यादा प्योर ऑप्टिक्स वेव है, उसमें कोई एजम्पशन नहीं है, एंड प्योर। हाँ, छोटी मोटी बातें इग्नोर करके एज्यूम कर लो, क्या इग्नोर करना है वो अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते यार, वो जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ ली होगी तब देखा जाएगा। तब हम मान लेते हैं कि चलो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये भी बात क्लियर है कि जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो क्या क्या पढ़ोगे, रे के फॉर्म में ट्रैवल करती हुई शो करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्शन, नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ेंगे। एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा डिस्पर्जन ऑफ लाइट,
वैसे तो स्कैटरिंग भी पढ़ना चाहिए, स्कैटरिंग वैसे भी 20-25 मिनट ही पढ़ाते होते थे हम। अब ये दो चीजें है ना यार, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, सीबीएसई ने सिलेबस में से क्या कर दी, रिड्यूस कर दी। करा देंगे आपको, अभी नहीं कराऊंगा, मतलब अभी हम सिलेबस वाइज ही चल रहे हैं। वैसे मैं अपने लेक्चर कंप्लीट करके आपके ऐप में अपलोड वगैरह करवा दूंगा, वो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम रिफ्रैक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, एक बार सिलेबस वाला काम भी निपटाए ना। तो फिलहाल तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन से। वैसे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन आएगा सबसे पहले, तो मिरर्स आएंगे। अब वो तो स्टडी करने नहीं है, सीधा कहां से स्टडी किया हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टडी करना है। डिस्पर्सन चलो कर लेंगे, प्रिज्म के बारे में सब कुछ स्टडी कर लेंगे। स्कैटरिंग पढ़ा दूंगा, 15 मिनट 20 मिनट की बात है। हाँ, एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके मत जाना, वो 15-20 मिनट पढ़ाना होता है स्कैटरिंग, उसमें 2-4 क्वेश्चन की बातें करनी होती है, वो कर देंगे। रिफ्लेक्शन तो फिर लंबा खिंच जाएगा ना, ये 3-4 दिन ले जाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ ही रहे हैं हम। सीधा सिलेबस वाइज आए तो कहां से स्टार्ट किया हमने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करना है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले लाइट के बारे में एक बात और सुन लो यार। अब चाहे आप रे ऑप्टिक स्टडी करो, चाहे आप वेव ऑप्टिक स्टडी करो, अब लाइट की कुछ कैरेक्टर्स की बातें तो करनी पड़ेंगी ना। जैसे फ्रीक्वेंसी, लाइट वेव्स जो होती हैं उनकी अपनी क्या होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो, ईएम वेव्स का एक पार्ट विजिबल, अब विजिबल की भी कौन सा एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज है या वेवलेंथ रेंज है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। भैया याद कर लो, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, रोज बोला करो, याद हो जाएगा विजिबल का वेवलेंथ रेंज। तो फ्रीक्वेंसी होगी यार, वेवलेंथ भी होगी, उसके अलावा स्पीड भी होगी। अच्छा, लाइट है तो लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने वी से डिनोट कर दिया। भैया सी से तब डिनोट करते हैं इफ इट इज ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। जरूरी नहीं है ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, किसी और मीडियम में भी ट्रेवल कर रही हो सकती है। तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो सी, जिसकी वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸। अगर बेटा मीडियम चेंज कर दिया, अब हमने तो स्टार्ट ही कहां से करना है, रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन में तो वैसे ही मीडियम चेंज करना है हमने, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में। तो स्पीड वी से नोट कर दी हमने। तो कोई भी बेटा वेव होगी, लाइट वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। एक और होता है यार उसका, फेस बोलते हैं, फेस भी होता है, किसी भी वेव का फेस होता है। बाकी एम्पलीट्यूड, वो सब चीजें तो होती हैं, लेकिन ये 3-4 चीजें जो है ये ज्यादा मैंने, एम्पलीट्यूड भी चल लिख लो, वेव होगी तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा ही होगा। अब अगली बात, इनमें से कौन सी चीजें कब कब कैसे कैसे चेंज होती हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया बेटा होना चाहिए, थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, बातें जो भी हैं इधर उधर की बेटा कोई नहीं हमने की। अगर हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ऑप्टिक्स में टाइम लगा दिया, आधे घंटे से ज्यादा का टाइम उसकी इंट्रोडक्शन में लग गया, ड्यूल नेचर ये वो, लेकिन वो प्रिसाइज ही कराया, फैला नहीं हूं मैं। उसमें जो चीजें बहुत जरूरी हैं बेटा वही कराई हैं, तो उनमें से जो भी निकल कर आता है पॉइंट नोट कर लेना, काम आएगा। कहानी सुनाने का वक्त ही नहीं है अपने पास ज्यादा लंबी, तो फैले नहीं है। जो जो चीजें कराई हैं वो जरूरी है, बड़ा कट शॉर्ट करके ही बातें बताई मैंने उसमें, फिर भी आधा घंटा लग ही गया। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये भी बहुत जरूरी है, कहीं पे भी काम आ जाएगा। कोई भी वेव होगी, कोई भी लाइट हो, साउंड हो, जो मर्जी हो बेटा जी, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना किसी भी वेव की, ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक बार वेव पैदा हो गई तो मरने तक उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ सकता। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, जहां पे वो प्रोड्यूस हुई है या जहां से वो पैदा हुई है। तो वंस अ वेव इज प्रोड्यूस्ड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो चेंज नहीं होती। हां, अगर वेव आ रही है किसी चीज पे लग के एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद
नई वेव पैदा होती है, जो नई वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाएगी, लेकिन हमने तो बोली थी ना नई वेव पैदा होती है। अगर वेव सेम है, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे कोई भी वेव हो, फिलहाल हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की ही कंसंट्रेट कर दिया चलो, तो एक लाइट वेव है बेटा, वो प्रोड्यूस हो गई, तो भैया जन्म से मरण तक उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। अपनी जिंदगी में एक बार वेव प्रोड्यूस हो गई, उसने बहुत कुछ करना है, उसने 50 बार रिफ्लेक्शन करनी है, 50 बार रिफ्रैक्शन करनी है, जो मर्जी हो जाए, 10 बार रिफ्लेक्शन करे, 50 बार करे, रिफ्रैक्शन करे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। मैंने बोला जन्म से मरण तक, पैदा होने से लेकर मरने तक, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, ये नहीं चेंज हो सकता। तो चाहे बेटा रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। डिस्पर्जन और बात है, डिस्पर्जन में तो स्प्लिट ही होगी ना, है तो वही, बस अलग अलग रास्ते में चल पड़ी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी लेकर, तो वो तो पहले भी थी उनके पास, कोई चेंज नहीं आएगा उनमें, बट डायरेक्शन चेंज होगी ना। पहले 7 वेव्स जो हैं वो सीधी की सीधी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, मिलकर जा रही हैं, तो वो सफेद नजर आती है, लेकिन अगर वो अलग अलग आ जाएं तो अपने अपने रंग में नजर आती हैं फिर। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो उनकी इकट्ठे चले तो भी रेड वाली की जो फ्रीक्वेंसी वही है, वॉयलेट वाली की जो वही है, ग्रीन वाली की अपनी है, अलग अलग चलें तो भी वही है, बस अलग अलग है, उनके रंग दिखने लग जाते हैं। इकट्ठे चलेंगे तो बस वो एक दूसरे में समा जाते हैं, सफेद दिखता है फिर। ओके, तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मेरे भाई। बाकी आ गई स्पीड की बात, वो तो मैंने वही बोल दिया, वैक्यूम में तो स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी सी से नोट करोगे, मीडियम चेंज कर दोगे तो स्पीड कम हो जाती है, मतलब स्पीड कम हो जाती है, स्पीड तो चेंज हो जाती है। वैक्यूम में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, हम लाइट पर हैं तो लाइट की बात करते हैं, अदरवाइज ये जो अभी बात चल रही है ये जनरल फिनोमिना या जनरल कंसेप्ट ऑफ वेव है। कोई भी वेव हो, कोई भी वेव हो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मीडियम चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। साउंड की भी स्पीड चेंज हो जाएगी मीडियम चेंज कर दोगे तो, वैक्यूम में तो चलता ही नहीं है, लेकिन मीडियम पे उसकी स्पीड चेंज होगी। तो बेटा लाइट पे कंसंट्रेट करते हैं, बार बार दूसरी बातों पे भी मैं चल जाता हूं, तो लाइट पे बात करते हैं, लेकिन ये किसी भी वेव के लिए लागू होंगी बातें। तो यार लाइट है, उस फ्रीक्वेंसी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे 10 बार रिफ्लेक्शन करे, 20 बार रिफ्रैक्शन करे। स्पीड आपको पता है चेंज होगी, मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है, सबसे ज्यादा वैक्यूम में चलती है स्पीड होती है, और किसी भी मीडियम में जाओगे स्पीड कम हो जाएगी। उसके अलावा आपने रेयर डेंसर पढ़ा होगा, अभी और पढ़ा देंगे, रेयर से डेंसर जाते वक्त स्पीड कम होती है, डेंसर से रेयर जाते वक्त स्पीड बढ़ जाती है, यानी स्पीड में चेंज होता रहता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, ये नहीं चेंज होती, डज नॉट चेंज, ये कांस्टेंट रहती है, ये चेंज विथ चेंज इन मीडियम, ये मीडियम में चेंज होने के साथ चेंज होती है। अब आते हैं वेवलेंथ पर, भैया एक रिलेशन होती है V = न्यू लैम्डा, बड़ी बेसिक रिलेशन है। लाइट के लिए C = न्यू लैम्डा बोलते हो, लेकिन भैया ये C = न्यू लैम्डा तब चलेगा, C तब चलेगा जब आप वैक्यूम की बात कर रहे हो, ये तब चलेगा जब आप वैक्यूम की बात कर रहे हो। जनरल V है तो कोई भी वेव हो, लाइट हो अदर्स हो, फिलहाल हम लाइट में, V = न्यू लैम्डा बेटा फार्मूला है। अब यहां से ध्यान देना, न्यू = V/λ हो गया, न्यू = V/λ हो गया। हमने बोला न्यू कभी चेंज नहीं होगा, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे मीडियम चेंज कर ले, लेकिन मीडियम चेंज करने पर स्पीड तो चेंज होगी। अब ध्यान से सुनना, मीडियम चेंज हो गया, रेयर टू डेंसर चली गई या डेंसर टू रेयर चली हो गई, स्पीड चेंज होगी, ये चेंज नहीं हो सकती। तो मतलब वेवलेंथ को भी चेंज होना पड़ेगा,
अगर स्पीड बढ़ जाती है तो वेवलेंथ को भी उसी फैक्टर से बढ़ना पड़ेगा ताकि वो कट जाए और फ्रीक्वेंसी वही आ जाए। अगर स्पीड कम हो गई तो वेवलेंथ को भी कम होना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना आए। भैया अगर स्पीड हाफ हो गई तो वेवलेंथ को भी हाफ होना पड़ेगा, वो हाफ हाफ कटेगा तभी रेशियो वो आएगा ना। अगर स्पीड डबल हो गई मीडियम चेंज करने से तो वेवलेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है, मीडियम चेंज होता रहता है तो उससे स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ में भी चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो सकता। समझो रेयर टू डेंसर जाते वक्त स्पीड इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। डेंसर से रेयर आते वक्त स्पीड इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। यानी स्पीड अगर डबल होगी तो वेवलेंथ को भी डबल होना पड़ेगा, स्पीड अगर कम होगी तो वेवलेंथ को भी कम होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। कहने का मतलब वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वी चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। फेस हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर रिफ्लेक्शन हुई है, याद करो एक वो वेव्स में हम पढ़ते थे कि अगर एक स्ट्रिंग में वेव आ रही है तो सामने, अगर 11th क्लास में पढ़ते थे, रिजिड बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री, तो रिजिड बाउंड्री से जब पलट कर वेव आती थी तो 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आता था। स्टेशनरी वेव्स में पढ़ा हुआ है तुमने कि जी ये एक रिजिड बॉडी है, इसमें तुमने स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस करवाई और जब ये यहां से टक्कर खाएगी तो पलट कर आएगी। यानी 180 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस। अगर ये नॉन रिजिड बाउंड्री, सॉफ्ट बाउंड्री हो तो यहां से टकराकर वापिस तो आ जाएगी लेकिन 180 डिग्री का फेस डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब फेस डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। डिपेंड करता है रिजिड बाउंड्री है कि सॉफ्ट बाउंड्री है। ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव पढ़ा था। तो यहां पर भी लाइट के बारे में भी वही है बेटा। अगर लाइट रिजिड बाउंड्री से टकराकर वापस आ गई तो 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो लाइट में तो हमने मिरर की बात करनी है, मिरर तो रिजिड बाउंड्री है। फिर मिरर कैसी बाउंड्री है, रिजिड बाउंड्री है। तो समझो जब रिफ्लेक्शन होगी, लाइट वेव आती है, टकराकर वापस आती है तो फेस में चेंज आ जाएगा। कितना, 180 डिग्री का। मतलब इसमें मैंने बोला चेंज होती नहीं है, डज नॉट चेंज, पक्का लिख दिया, नहीं होती। इसमें बोला चेंज विद चेंज इन मीडियम, और इसमें भी लिख देते हैं इट कैन आल्सो चेंज। डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है, या डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन रिजिड बॉडी से हुई है या सॉफ्ट बाउंड्री से हुई है। तो ये चेंज नहीं हो सकती भैया, ये हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड में तो चेंज आते ही रहता है भाई। एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते वक्त एनर्जी में कई तरह के क्या आते हैं, लॉसेस आते हैं, एनर्जी डिसिपेट होती है, जिसके कारण एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा ही आएगा। तो एम्पलीट्यूड को छोड़ो, वो तो चेंज होता ही रहता है या होता ही है। इन तीनों की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी याद होना चाहिए, कभी चेंज नहीं आ सकता। वेवलेंथ में चेंज आ सकता है, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, फेस में भी चेंज आ सकता है। अब आओ यहां पर, कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार आ जाता है कि कौन से फिनोमेना के दौरान कौन सा चेंज आता है। अब ये चीजें इसलिए कराई क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है जी, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आ गया कि रिफ्लेक्शन के दौरान क्या क्या चेंज हो सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन बेटा क्या क्या चेंज हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन के दौरान पहली बात, रिफ्लेक्शन होगी, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, ठीक है। स्पीड में नो चेंज रिफ्लेक्शन के दौरान, ठीक है। और फेस में कैन चेंज, फेस चेंज हो सकता है रिफ्लेक्शन के दौरान।
और मिरर के केस में तो वैसे ही मान के चलो रिजिड बाउंड्री है तो होगा ही होगा। तो आप समझ लो अगर लाइट की बात हो रही है बेटा तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आएगा ही आएगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं है, स्पीड में भी चेंज नहीं आना क्योंकि बेटा टक्कर खा के वापस सेम मीडियम में आ गई। फेस चेंज होगा, यहां कैन की बजाय चेंज लिख ही लो क्योंकि रिजिड बाउंड्री है मिरर्स पे। 180 डिग्री का क्या आ जाएगा, फेस डिफरेंस आ जाएगा मेरे भाई। अब आते हैं किस पे, रिफ्रैक्शन पर। फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती चाहे रिफ्रैक्शन करवा ले, ये तो होएगी होएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है भाई। तो स्पीड ने तो चेंज होना है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है, रेट ऑफ डेंस से ज्यादा डेंस ऑफ डेंस ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसके हिसाब से फिर अच्छा यहाँ पे वेवलेंथ तो लिखा नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, वेलोसिटी नो चेंज, तो वेवलेंथ में भी नो चेंज है। अब जब न्यू नहीं चेंज हुआ, वी नहीं चेंज हुआ, तो न्यू इक्वल टू वी बाय लैम्डा ना, लैम्डा में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसमें नो चेंज नहीं होता, ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, फेस में नो चेंज। अब ये बातें भी कई बार काम आ जाती है। मैंने बोला यार कि आलतू फालतू इधर उधर की बात करने का तो टाइम ही नहीं है, ऑप्टिक्स वैसे ही बड़ी लंबी खिंच जाएगी। तो जो भी बोर्ड पर आ रहा है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकलता होगा तभी बोर्ड पर आ रहा है जी। तो एक ये भी पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रहेगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा मैं अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर जाऊंगा, बाकी फिर मेन असली रिफ्रैक्शन का मतलब वहीं से स्टार्ट करेंगे ना। आज तो पूरा लेक्चर कैसा रहा अपना, इंट्रोडक्टरी रहा, हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेन रिफ्रैक्शन नेक्स्ट लेक्चर में ही, यानी कल के लेक्चर में आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल इसकी थोड़ी सी रिफ्रैक्शन क्या होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर कर देते हैं। अब धीरे धीरे हम चीजों की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। अभी मैंने बोला था हेडिंग डाल लो रे ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स को भी इंट्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद हमने बोला अब अपनी हेडिंग डाल लो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारा पहला टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है जी, अपना फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें को बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में नई चीज बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। अब डेफिनेशन तो रिफ्रैक्शन की वही रहेगी ना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर लाइट जाती है तो उस दौरान उसके पाथ में चेंज आ जाता है बेटा, बेंड कर जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ी सी बात मैंने बोला कर देंगे। अब बेटा रिफ्रैक्शन की बात होगी तो हमेशा दो मीडियम की तो बात होगी। जो ये हम बनाए करेंगे बाउंड्री है। अभी फिलहाल अपना सरफेस जो है जहां पे रिफ्रैक्शन होनी है वो प्लेन सरफेस है, तो मीडियम की बात तो होगी, मान लो होगी। ये मीडियम 1 है यार, ये मीडियम 2 है। अच्छा आपको रेयर डेंसर का कंसेप्ट भी पता होगा और बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ही वो रेयर डेंसर पता होना चाहिए ना कि कुछ मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, कुछ मीडियम्स को हम डेंसर मीडियम्स कह देते हैं। ठीक है, कुछ को रेयर कह देते हैं, कुछ को हम क्या कह देते हैं, डेंसर मीडियम्स कह देते हैं। अब बेटा रेयर डेंसर और बताएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाना उसके हिसाब से बताएंगे। लेकिन रेयर डेंसर के बारे में अभी बात कर लो कि यार वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर है, ठीक है, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है। रेयर और डेंसर
हमेशा कंपैरिजन में आएगा, हमेशा कंपैरिजन में ही आएगा। बड़ा छोटा यार कंपैरिजन में आएगा, अच्छा बुरा कंपैरिजन में आएगा, अमीर गरीब कंपैरिजन में आएगा। ठीक है, कंपेयर करोगे तब पता लगेगा ना कौन अच्छा और कौन बुरा, वो दो को कंपेयर करने के काम में आएगा। ठीक है, एक जिसको तुम अच्छा कह रहे हो दूसरे को बुरा कह रहे हो, अब क्या पता वो जो बुरा है किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने पे बहुत अच्छा लगे। बड़ा छोटा जो है उसमें भी एक कंपैरिजन है। तो ऐसे रेयर डेंसर भी कंपैरिजन की बात है, दो को कंपेयर करोगे तब रेयर डेंसर का कंसेप्ट आएगा। जैसे अगर मैं एक सीक्वेंस मेंटेन करूं, मैं लिखूं वैक्यूम या लिख दूं एयर, फिर हम लिख देते हैं वाटर यानी पानी, फिर लिख दिया हमने ग्लास, ये पानी का ग्लास नहीं, ग्लास का मतलब कांच है यहां पर, ग्लास, फिर लिख दिया डायमंड। अगर इन सब की बात करें तो इनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, एयर में कर सकती है, वाटर में भी कर सकती है भाई, ग्लास में भी कर सकती है, ग्लास के पीस में, डायमंड भी, उसमें से भी लाइट पास हो सकती है, ग्लास में से पास हो सकती है, वाटर में से पास हो सकती है, सब में से लाइट पास हो सकती है। तो इसलिए वो वाले मटेरियल रखे जिसमें लाइट पास हो सकती है। अब इनमें से देखो तो ये रेयर है, ये डेंसर है भाई, इन दोनों को कंपेयर कर लोगे तो वैक्यूम रेयर है, एयर डेंसर है। अब अगर इन दोनों की बात चल रही है तो इसको रेयर कहना पड़ेगा और इसको क्या कहना पड़ेगा, डेंसर कहना पड़ेगा। वाटर और ग्लास को देखोगे तो भाई वाटर रेयर है, तो ये तो कंपैरिजन है। अपन ये बात बोली अभी कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको क्या मान लो, दो के कंपैरिजन में जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेयर हो गया, जिसमें स्पीड कम है उसको डेंसर कह दिया। तो रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो भैया दो मीडियम होंगे, दो मीडियम होंगे तो एक को रेयर मानना पड़ेगा, एक को डेंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों सेम टाइप के हो गए फिर तो मीडियम चेंज ही नहीं होगा, फिर तो रिफ्लेक्शन होएगी नहीं, फिर तो लाइट सीधे निकल जाएगी। तो ये दो मीडियम है, एक 1 है एक 2 है, जिसको मर्जी डेंसर मान लो, जिसको मर्जी रेयर मान लो, लेकिन सब काम बढ़िया चलता रहे, स्मूथ चलता रहे। मैं हर बार मीडियम 1 को रेयर मानूंगा और मीडियम 2 को डेंसर मानूंगा। ठीक है, नेमिंग ऐसे करूंगा, 2 का मतलब डेंसर, बाकी अब न्यूमेरिकल में या कहीं पे भी कुछ मर्जी मान लो, या 2 को रेयर मान लो 1 को डेंसर मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप एक सीक्वेंस में मेंटेन करेंगे, 1 का मतलब रेयर होगा, 2 का मतलब डेंसर होगा। ये रेयर है, ये डेंसर है मेरे भाई। अगर ये डेंसर है तो रेयर से डेंसर में जब लाइट जाएगी तो उसने अपना पाथ चेंज करना है। जब पाथ चेंज करना है तो कहीं ना कहीं मुड़ेगी, कहीं ना कहीं मुड़ेगी। तो एक आपने 10th क्लास में नॉर्मल सुना होगा, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहां पर इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक रेखा लगा लेता हूं, क्या लगा लेते हैं हम यहां पर, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक रेखा खींच ली हमने। रेखा बोले तो लाइन खींच ली, लाइन मारते नहीं है, लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बोलना लाइन मार ली, बोलो लाइन खींच ली। तो ये भैया रेखा लाइन जो मर्जी मान लो, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाल दी, तो ये क्या है, नॉर्मल हो गई। ये हमारी रे आ रही है, अब रे ऑप्टिक्स है भैया, रे ही मानेंगे, इतना तो पता ही है। ये रे आ रही है, जो आ रही है वो इंसिडेंट रे हो गई, जो जाएगी वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब जाएगी किधर को, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो वो किधर मुड़ती है, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है, RDT। अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये किस तरफ मुड़ती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ती है। तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रेयर से जब डेंसर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये टुवर्ड्स मुड़ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना मेरे भाई। और अगर डेंसर टू रेयर जाती तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। 10वीं वाली बात है, वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें तो कोई ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं है,
एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करके हम आज की बात को क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि मेन फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाना है मेन, उसको कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाते समझाते ही आधे घंटे से हमें ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करना है, वही है मेन बात, वहाँ से नई बातें आएंगी। अब ये तो 10th वाली बात ही है बेटा, इंसिडेंट रे होगी, ये कौन सी होगी आपकी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई जी। तो एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये वाला मैंने बोला था डेंसर, ये 1 मीडियम, ये 2 मीडियम, क्योंकि टुवर्ड्स द रेयर टू डेंसर आ रही थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल मोड़ दिया। ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी पता होगा, डेंसर टू रेयर वाला भी अपने आप बना ही लोगे। अब यहां पर आ जाता है बेटा सिंपल सी कहानी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको याद करो, स्नेल्स लॉ भी कहते थे। कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन ए बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये है यार लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है जी, साइन ए बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अच्छा, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब कोई भी मीडियम होगा, रेयर होगा, डेंसर होगा, उसका बेटा अपना एक ना कि वो कितना रेयर है कितना डेंसर है, कोई भी मीडियम कितना रेयर कितना डेंसर है, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए उसकी एक टर्म आती है जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा मीडियम की कई प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो रेयर है कि डेंसर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी बता रहा है यार। कौन सी प्रॉपर्टी बता रहा है कि जी लाइट उसमें कम स्पीड से चलेगी कि ज्यादा स्पीड से चलेगी, या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगी कि लाइट उस मीडियम में स्पीड से चलेगी कि स्लो चलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा कि वो मीडियम रेयर है या डेंसर है। सो साइन ए बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब अगली बात है, कौन सा मीडियम, ये तो दो है, मीडियम 1 और मीडियम 2 है। कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई इसका अपना अलग होगा, इसका अपना अलग होगा। अब अगला पॉइंट है कि साइन ए बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम, इन विच द लाइट एंटर, जिसमें लाइट गई है, यानी इन विच द रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल्स। तो भाई ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है, सॉरी रिफ्रैक्टेड लाइट ट्रैवल कर रही है, मतलब जिसमें एंटर कर रही है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यह भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से मीडियम से आई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसी का है, लेकिन यह भी चेक करना पड़ेगा कि आई कहां से है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम वेयर इट कम्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, म्यू से करते हैं। तो ओवरऑल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा बनेगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2।
क्योंकि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें गई है वो मीडियम 2 है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 भी बताना जरूरी है कौन है। तो बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका यही था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है बेटा, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, मीडियम 2 का, जिसमें लाइट गई है, किसके हिसाब से, जहां से लाइट आई है। अब यार इसको यहां क्लोज कर रहा हूं, अब लंबा हो छोटा हो ये तो आपको सुनना पड़ेगा आज का लेक्चर, ये अब तक तो सुन ही लिया होगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, मेन चीजें फिर नेक्स्ट क्लास से आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।